Very good evening and welcome to News 18. Today we have with us the very talented and very and much loved Pratima Kanand ji here with us on News 18. She will be talking to us about her current show Bhavi Ji Ghar Pe Hain. So ma'am, first of all, very welcome from our channel side and from our viewers. I believe सूरत वाले जो अभी कुछ एपिसोड शूट हुए उसमें भी आप गए थे इंस्टाग्राम के थ्रू पता लगा। सो एक्सपीरियंस कैसा था आपका आउटडोर शूट का? बहुत बढ़िया था। मतलब ये कहना चाहिए ना, जैसे डूबते डूबते को तिनके का सहारा होता है ना, क्योंकि एकदम लॉकडाउन में बैठे बैठे और एकदम आउटडोर आना, तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा लगा होगा। और डर तो एक अंदर था कहीं ना कहीं अपने कोविड को लेकर, पर फिर भी एक एक्साइटमेंट थी कि हम बाहर जा रहे हैं। आप समझ ही सकते हैं, मेरे सारे दर्शक भी ये समझ सकते हैं, घर में बंद रह रहे थे, कितना दिमाग। और हम लोगों को बहुत आदत है रेगुलर शूट करने की, और एकदम से घर में बंद हो जाना, और फॉलो प्रोटोकॉल तो फॉलो करना ही है। पर बहुत मजा आया था और हम लोगों ने काफी इंजॉय किया। ओके मैम, स्टार्ट करूंगा आपके शो के बारे में। भाभी जी घर पे हैं, आपने जनवरी लास्ट ईयर ज्वाइन किया था शो को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अभी 1 साल से ज्यादा हो गया है। और आपका जो कैरेक्टर है हेलेन का काफी लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है। तो आप हमें ये बताइए कि ये रोल आप तक कैसे पहुंचा और आपने मतलब कैसे हामी भरी इसके लिए और क्या प्रोसेस था वो, आप हमें इसके थ्रू ले जाएं प्लीज। देखिए, मेरे को तो डायरेक्ट विनायक जी का कॉल आया था, और उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे कैरेक्टर है और हम आपको कंसिडर कर रहे हैं इसके लिए। तो पहले तो मेरे को थोड़ा सा लगा, क्योंकि मैंने इस तरह के कैरेक्टर कभी किए नहीं है। एकदम से किसी ने मुझे एक मॉडर्न कैरेक्टर में सोचा, क्योंकि मोस्टली ज्यादातर मेरा नानी दादी बुआ और इस तरह के कैरेक्टर होते हैं। एकदम हेलन मिश्रा जो है, बिल्कुल एक मॉडर्न कैरेक्टर उन्होंने दिखाया था माँ का, जो बहू से बड़े कंपटीशन में रहती है कि अगर वो सज बन के रहती है, मॉडर्न बन के, तो मैं भी रहूंगी, मैं किसी से कम थोड़ी हूँ। और बेटे से इतना रिश्ता है, बहुत ही प्यार करती है अपने बेटे को। और विभूति और मेरा रिलेशन बहुत प्यारा दिखाया। बहू के साथ भी नोकझोंक होती है, लेकिन ऐसी नहीं कि अगर कोई और कहता है तो बहू के लिए बोलो साइड लेने की तैयार हो जाती है। और दोनों की बड़ी मीठी सी नोकझोंक होती है। मतलब वो पूरा डेली सोप वाली सास बहू जैसा रिलेशन नहीं है। और तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे रोल के बारे में बताया, तो मैं थोड़ा सा हंसी, मैंने बोला भी, मैंने कहा मैम मेरे को तो अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे इस कैरेक्टर के लिए सोचा है। तो बस फिर बातचीत हुई और काम शुरू हुआ। मैम, आप हमें ये बताइए कि क्योंकि आपकी एक इतने सारे शोज आपने इस शो के पहले भी किए हुए हैं और जितने भी आपने कैरेक्टर्स किए हैं सब हिट गए थे। उनके हिट होने की वजह कहीं ना कहीं ये थी कि आपका एक प्रेजेंस था, एक आपकी अथॉरिटेटिव जो टोन है, वॉइस है वो, और आपके जो कैरेक्टर्स थे उसका शेड इससे थोड़ा सा अलग था और लोग आपको उन वजह से पसंद करते थे। तो इस कैरेक्टर में जिसमें आप कॉमेडी कर रहे हैं और अथॉरिटेटिव ऑफ कोर्स आपका है अभी भी वो लुक, कॉमेडी के प्रति जब आपको ये रोल ऑफर हुआ तो आपका क्या आउटलुक था? क्या आपको कोई हेजिटेंसी थी ये रोल ज्वाइन करने में? हेजिटेंसी तो नहीं कह सकते हैं, पर हाँ एक घबराहट थी मन में। और मेरा ये मानना है कि इसी रोल में नहीं, कोई भी मेरे को नया किरदार मिलता है या पहले 1-2 दिन मेरे को हर उसमें मतलब थोड़ा सा एक घबराहट रहती है। घबराहट मतलब और ये घबराहट कहते हैं कि हर एक्टर में होनी चाहिए, क्योंकि ये जब खत्म हो जाती तो कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस आ गया एक एक्टर में। तो मेरा मानना है कि हर किरदार आपके लिए एक नया होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे को नेगेटिव और अथॉरिटी वाले कैरेक्टर जब भी मिलते हैं, लेकिन हर एक का शेड एक डिफरेंट होता है। तो एक एक्टर के लिए वो चीज एकदम नई होती है, कोई भी किरदार करना। और ये हेलन मिश्रा तो एकदम अलग किरदार है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें राइटर जो है हमारे मनोज संतोषी जी और रणवीर शेखावत जी, उन्होंने मेरी पर्सनालिटी को मद्देनजर रखते हुए इस कैरेक्टर को लिखा। मतलब जिसमें मेरा एक अथॉरिटी और मेरा जो लोग कहते हैं कि जवाबदार पर्सनालिटी है, वो उसको भी रखा और साथ में कॉमेडी भी रखा। तो ये चीज मेरे को थोड़ा हेल्प करी। और
ये राइटर्स को मैं मतलब सच में बोलूंगी कि छेड़ दूंगी कि उन्होंने इस चीज का ख्याल रखा। मैम आपने जैसे बताया कि प्रोड्यूसर ने आपको अप्रोच किया और बताया ऐसे ऐसे रोल है, तो एक आउटलाइन जैसी आपको दी, फिर आपने अपनी तरफ से इसमें क्या कैरेक्टर्स में इनपुट डालने की कोशिश करी, या अपनी तरफ से आपने क्या इस कैरेक्टर को दिया है हेलेन मिश्रा को? देखिए, एक तो मैंने इस कैरेक्टर का मतलब जो लटक मटक है वो, क्योंकि मैं लिटरली बताऊं, मैं आम लाइफ में मतलब बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। और उसके लिए मैंने कुछ लोगों को ऑब्जर्व किया कि मतलब कैसे मॉडर्न होते हैं। तो मोस्टली आप देखेंगे ऐसे कैरेक्टर बहुत मिलेंगे कि आंटी नुमा मम्मियाँ होती हैं जो मॉडर्न होती हैं, तो कैसे उनका स्टाइल रहता है, ऐसे करते रहना ये वो। तो कुछ चीजों पर मैंने उसको सोचा। और और फिर जब मैं शूटिंग में गई तो आपस के सारे कैरेक्टर के साथ मिलके वो ऑटोमेटिकली वो कैरेक्टर अपने आप मतलब हर रोज हर दिन निकलता ही चला आया। मैं इसका श्रेय सारे एक्टर्स को भी दूंगी कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मुझे सच बताऊं तो बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैंने कॉमेडी बहुत कम की है, ना के बराबर। कॉमेडी सर्कस में सेलिब्रिटी एपिसोड्स होते हैं, उसमें मैं गई थी। तो तो इसमें क्योंकि ऑफकोर्स ये 5 साल से चला आ रहा है शो, और एक से एक धुरंधर एक्टर है इसमें। तो उसके इतने चलते आ रहे शो में एंट्री लेना अपने में बहुत चैलेंजिंग होता है। और मुझे याद है कि मैं पहले 1-2 दिन तो बहुत घबराई थी, लेकिन वहाँ के सब एक्टर्स ने मुझे बड़े अच्छे से, क्योंकि मैं सीनियर हूँ, तो वो अपने में बड़े थे कि अरे प्रतिमा जी आ रही है, प्रतिमा जी आ रही है। और उनको अपना था कि भाई इतनी पुरानी और इतनी एक्सपीरियंस एक्ट्रेस आ रही है, और मुझे अपना एक डर था कि अरे ये लोग तो सब इतने धुरंधर है कॉमेडी, मतलब छोटा छोटा कैरेक्टर भी उस शो में ले लीजिए, अपने में इतना माहिर है कि मैं बता नहीं सकती। तो वो कॉम्बिनेशन ऐसा हुआ कि सबने मुझे इस तरह, मैंने लिटरली बताऊं तो मैंने सबको कहा कि प्लीज बच्चों प्लीज ध्यान रखना मेरा, क्योंकि मैंने कभी कॉमेडी की नहीं है। तो आप तो मैं सबको बोलूंगी, मतलब एक एक्टर नहीं, सब ने मुझे मतलब उस कैरेक्टर के आगे बढ़ने या उसको उभारने में सबने बहुत मेरा साथ। मैम आपको इस कैरेक्टर के लिए कैसा रिस्पांस मिला है आपके फैंस के थ्रू और सोशल मीडिया पे, और लोग जो आपको जानते हैं उन्हें कैसा रिस्पांस दिया आपको इस कैरेक्टर के लोगों को ये बिलीव नहीं हो रहा कि मतलब मैं इस तरह का भी कैरेक्टर कर सकती हूँ, बिल्कुल ही ऑपोजिट लिए? कैरेक्टर करना। क्योंकि हर हर किसी ने मुझे, जैसा कि आपने कहा है कि नेगेटिव रोल में और बड़े दबदबे वाले रोल में देखा है, और कभी भी मतलब इतना मॉडर्न, मतलब आम लाइफ ले लीजिए या पर्दे की लाइफ ले लीजिए, किसी ने भी मुझे इस तरह के कैरेक्टर नहीं देखा। तो सब इतना लाइक कर रहे हैं, सब इतना पसंद कर रहे हैं कि अरे आप, मतलब मोस्टली मुझे कॉल आते हैं बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और मतलब क्या, मतलब वो सीन किया आपने, क्या लड़के, और मेरे और विभूति के जो केमिस्ट्री है उसको लेकर लोग बहुत, मतलब एक माँ बेटे के बीच का जो एक रिलेशन दिखाया बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब कई बार मैं सीन कर रही होती हूँ और कैसे विभूति अपनी वाइफ के सामने माँ को, मतलब एक चिढ़ भी रहा है लेकिन माँ की साइड भी ले रहा है, खूबसूरती से मतलब लिखे गए हैं कैरेक्टर की, मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम। तो मुझे बहुत तारीफ मिली है, और एकदम लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं कि मैं इस तरह के किरदार में भी दिखाई दूंगी। और आई हूँ तो सबको बहुत अच्छा लगा। और कईयों ने तो ये भी कमेंट करा कि अब हम सोच ही नहीं पा रहे कि आप इतने मतलब नेगेटिव रोल कर चुकी हैं, ऐसा लगता है अरे वाह प्रतिमा जी तो मतलब। ऑफकोर्स इसका इसका तो रिस्क एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर इनको लेना पड़ता है। एक्टर तो पैदा ही इसलिए हुआ है कि उसको डिफरेंट डिफरेंट किरदार में आप सोचें। तो आप अगर उसको सोचेंगे तो एक्टर तो करेगा ही, क्योंकि वो तो भूखा होता है अलग अलग किरदार करने का। लेकिन आप उसको एक खास उसमें बांध देंगे, जैसे मुझे लगभग लोगों ने उस तरह के किरदार में बांध दिया। तो ये मेरे को मतलब एडिट रूम में भाभी जी ने इस तरह सोचा गया, तो ये किसी भी एक्टर को अच्छा लगता है कि मेरे को एक डिफरेंट चीज में सोचा गया है सामने वाले। मैम आप बोल रहे हैं कि मुश्किल था आप लोगों को एक्सेप्ट करना कि ये रोल आप कर रहे हैं, सो कहीं ना कहीं आपको ये आपके लिए ये एक रिस्क नहीं था कि आप जिस
कैरेक्टर्स के लिए जाने जाते हैं, उससे हटके इसमें अगर, क्योंकि भाभी जी में भी कैरेक्टर्स इतने लवेबल हैं कि उनकी एक इमेज बन जाती है, फिर वो उन्हीं से पहचाने जाने लगते हैं, जैसे अंगूरी हो गए। ऑफ कोर्स आप अब उस कैटेगरी में आ गए कि लोग आपको उसमें पहचान, आपको लगता है ये आपके लिए एक रिस्क था कि मैं इसमें हो गई तो शायद उसमें वापस जाने में मुश्किलात हो जाए? देखिए, ऐसा है, रिस्क लेना तो हर इंसान को चाहिए, क्योंकि आप रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। और जहां तक आपका कहना है कि मैं अगर ये रोल करूंगी और इसमें मैं मतलब मतलब लोगों ने मुझे वो नहीं करा तो मैं वापस, वो वाला शेड तो मैं प्रूव कर ही चुकी हूँ ना लोगों को, तो उसमें तो कोई डर ही नहीं है कि पलट के लोग मेरे को उसमें कास्ट नहीं करेंगे, उसको तो करेंगे ही करेंगे। उसमें तो मैंने मतलब सिक्का डलवा दिया है उस तरह के character की। तो इसमें कोई ऐसा नहीं, जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। और फिर तो इतने एक्सपीरियंस का कोई फायदा ही नहीं कि मैंने 20 साल थिएटर किया है। मैं दिल्ली रंगमंच से जुड़ी हूँ और 20 साल मैंने थिएटर किया। और यहाँ पर मेरे को 25 साल यहाँ हो गए, इतने साल 45 ईयर्स का अगर एक्सपीरियंस है तो रिस्क से थोड़ी डरेगा एक एक्टर। थिएटर में तो हम हर तरह का कैरेक्टर कर चुके हैं, जहाँ आपको किसी ने एक उसमें बांध के रख दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने इस तरह के किरदार किए नहीं है, बहुत किए थिएटर में। वो बात अलग है कि यहाँ आकर वो मौका नहीं मिला और आज इस बार पहली बार मिला, तो एक्टर तो करता है अपना हर तरह के कैरेक्टर को करने के लिए, मतलब उत्साहित रहता है कि मुझे कोई सोचे इस तरह के कैरेक्टर। मैम, आपने ये शो ज्वाइन करने से पहले या ये शो आपको, ये रोल ऑफर होने से पहले ये शो आपने देखा हुआ था पहले? आपका क्या ओपिनियन था इसके बारे में? ये शो कौन है ऐसा दुनिया में जो नहीं देखता, पहले तो मुझे इसका जवाब दीजिए। ओके, ओके। हमारे इंडिया में नहीं, फॉरेन कंट्री, मतलब लोग भाभी जी के दीवाने हैं। ये शो ऐसा है ही नहीं कि मतलब किसी ने ना देखा हो। और आप बिलीव करेंगे कि मेरे मतलब मैके में मेरे भाई, मतलब मेरे घर में सारा दिन सिवाय भाभी जी की और कोई नहीं, कोई शो नहीं चलता। सारा दिन टीवी ऑन रहता, उस पे भाभी जी आता रहता। मेरे भाई भाभी और सारे घर वाले कहते हैं कि यही शो है जिसे एंटरटेनिंग है, जिसको देखने का मन करता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे ब्रदर वगैरह तो ये बहुत मुझे कहा करते थे कि हमारी बड़ी इच्छा है कि तू इस शो में आए। और जिस दिन मुझे ऑफर हुआ और मैंने अपने घर में कॉल किया, मैंने अपने भाइयों को बोला, भाभी को, कि मतलब मेरे को एक नया शो मिला है। तो उन्होंने बोला कौन सा, तो मैंने कहा आपका फेवरेट शो कौन सा है। उनसे पलट के पूछा तो एकदम सोचा, उन्होंने कहा हमारा तो भाभी भी है। तो मैंने कहा हाँ, बस उसी में मुझे मिल गया कैरेक्टर। तो वो लोग इतना खुश हुए, घर वाले तो सब ये कहने लगे कि ड्रीम कम ट्रू जिसको कहते हैं, हम बहुत चाहते थे कि तू इस शो में हो, और वो सपना पूरा हुआ। मैम, आपका क्या ओपिनियन था इस शो के बारे में जब आपने इसको देखा हुआ था? बहुत बढ़िया शो है, इतना बढ़िया और इतने नेचुरल तरीके से सब लोग कॉमेडी करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं लगता कि मतलब एक्टिंग कर रहा हो। तिवारी जी ले लीजिए, अंगूरी ले लीजिए, और क्या कहते हैं अपने आप आसिफ ले लीजिए, मतलब टीएमटी ले लीजिए, कौन ऐसा है जो मतलब दिल से इस कैरेक्टर को नहीं करता। और मैं भी रेगुलर, अगर हम कभी शाम को 10:30 पे मिस नहीं करते थे, देखते देखिए ऑफकोर्स डेली शो एक तरह की स्टोरीज को लेके चलता है, यही ऐसा शो है। और सबसे बड़ी इसमें मेरे को खासियत लगी थी कि कॉमेडी कोई करता नहीं, कॉमेडी स्क्रिप्ट नहीं है, राइटिंग नहीं है, और लोग मतलब सिर्फ बातचीत है और आप पागल हो जाते हैं हंसते हंसते। डायरेक्टर शशांक शशांक जी, और क्या कहते हैं मनोज जी राइटर, और रणवीर शेखावत जी, मतलब कमाल। सारे मतलब जो एक ग्रुप है अपने में कमाल है। और जब मैं वहां गई, मैंने उनका वो पैटर्न देखा शशांक जी के साथ करने के लिए, मैं बहुत ज्यादा, आज से नहीं बहुत सालों से काम करना चाहती थी। और कभी FIR की जब शूटिंग होती थी, हमारी भी वहां उत्तरायण की चल रही होती थी शूटिंग, तो मैं हमेशा मिलने जाती थी। मैं शशांक जी, आपका मुझे अपने शो में यार, प्रतिमा जी करेंगे करेंगे, कोई आपके लायक ऐसा कोई आना तो चाहिए कैरेक्टर, आपको मिस यूज भी नहीं कर सकते हैं हम। तो देखिए वो एक दिन आया और मैं जुड़ी। मैम, आपसे जानना ये चाहूंगा कि भाभी जी का जो एयर टाइम है वो भी थोड़ा सा लेट नाइट है, और कभी मतलब ऐसा हिंट आता है कहीं पे डबल मीनिंग का। हालांकि उसको वो ध्यान में रखते हैं कि वो इस तरह से जाए ना, बट कुछ जोक्स ऐसे होते, तो
उस तरह की कॉमेडी को लेके आपका क्या रवैया है कि कहीं डबल मीनिंग ना हो जाए या उससे आप एसोसिएट नहीं, करने में मेरे कितना। को वो लगता है, वो देखिए वो उन एक्टर्स का कितना बढ़िया कमाल है कि अगर डबल मीनिंग के कुछ डायलॉग्स होते भी है तो उसको वो इतनी अच्छी तरह करते हैं। और ये कोई आज तो शो शुरू नहीं हुआ, 5 साल से शो शुरू है, ऑडियंस इतना देख देख कर जान गई है कि ये कोई डबल मीनिंग वाला शो नहीं है। अगर ऐसा होता तो इसका कुछ और ही मतलब इम्पैक्ट पड़ता। तो पब्लिक उसको समझ गई है। डबल मीनिंग भी इस तरह लिया जाता है कि जो जेल होता है कैरेक्टर्स के साथ या सिचुएशन के साथ जेल हो, और उसको इतने स्लाइट वे में प्ले करते हैं एक्टर की, आपको पता भी नहीं चलता है कि मतलब। मैम जानना ये चाहूंगा कि आपके जितने भी को स्टार्स हैं उनमें से ऑफ कोर्स आपको फेवरेट सुनने को नहीं बोलूंगा, बट सबसे ज्यादा सीन में अगर किसी के साथ केमिस्ट्री बिल्ड करने में आपको मजा आता है तो वो कौन कैरेक्टर्स होंगे या एक्टर्स होंगे। देखिए वैसे तो सभी हैं, पर मेरा कैरेक्टर ज्यादातर मतलब आसिफ के साथ जुड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है। और सब अपने में इतने माहिर कलाकार हैं। तिवारी जी के साथ भी मेरा अच्छा चलता है। और अंगूरी अंगूरी के साथ मेरा थोड़ा कम मतलब सीन्स होते हैं। बाकी तो लगभग, हाँ, टीएमटी के साथ बड़ा जब कोई आपका कॉम्बिनेशन सीन्स होते हैं उसमें होते हैं, लेकिन ज्यादातर अनीता और विभूति मतलब के आशिक के साथ मेरे, आप ऑफ कोर्स हम उस घर के हैं तो हमारे ज्यादा है। और अनूप जी, तो अनूप जी। और अनूप जी की तो मतलब मैं जितनी तारीफ करूं मतलब उतनी कम है। इतनी स्पॉन्टेनियस एक्टर हैं, और कमाल का वो कैरेक्टर है डेविड का। और हमारा और उनका, और आप सच में मानिए कि वो जो इश्कबाजी हमारी छेड़छाड़ होती है, तो मैं थोड़ा सा वो होती हूँ, लेकिन उस वो मेरे को इतना मतलब हेल्प करके उस चीज को करते हैं। और सबसे बड़ी बात, पहले जो 2-3 रिहर्सल्स होती हैं उसमें ही सारा सीन हम डेवलप कर लेते हैं, और उसके बाद जब कैमरा के सामने जाते हैं तो वो अनूप का तो मतलब बहुत जबरदस्त। अनूप और आसिफ, अनूप का सबके साथ जो केमिस्ट्री है बहुत अच्छी, और मेरे साथ जो कैरेक्टर की वो दिखाई है रिलेशनशिप, बहुत ही मजेदार है कि देवर भाभी हैं और वो किस तरह छेड़छाड़ चलती है उनमें, तो बहुत ही अच्छा है। और मैं अभी अनूप जिया जी छप्पर कर में शो में चले गए हैं, यहाँ थोड़ा उनका ट्रैक कम है, लेकिन मैं मिस बहुत करती हूँ, जो ओके मेरा और उसका ट्रैक मैं इंजॉय करती हूँ। मैम, नेहा जी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, उनके साथ जो आपके सीन्स नेहा हो रहे हैं उनमें आपको कैसा मतलब लग रहा है कि बहुत वो इस कैरेक्टर में कैसे ढल रहे हैं। मेरे को लगता है कि बहुत आराम से ढल गई है वो। और मैं उसका एक शो आता था मे आई कम इन हम्म। मैडम करके, वो बहुत देखा करती थी। कोई ऐसा एपिसोड नहीं होता था कि मैं उसको छोड़ूं। एक्ट्रेस तो कमाल की है, कमाल की एक्ट्रेस है। और ऑफकोर्स शुरू शुरू में कोई नया आता तो आपको लगता है जेल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो बहुत अच्छा नेचर, एकदम से हम सबके बीच में ऐसा हो गया कि हमें मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि वो अभी हमारे साथ शो में एंट्री है या क्या है। बहुत बढ़िया, एक्ट्रेस तो अच्छी है ही, और इंसान भी बहुत अच्छा। ओके। एंड मैम जैसे मतलब मैं किसी एक को तो बोलूंगी नहीं, सारे ही बहुत अच्छे हैं। और इतना मुझे आज भी याद है कि जब मैं विनायक जी से मिलने गई थी और उन्होंने मेरे को ये बोला था कि प्रतिमा जी बहुत ही घरेलू माहौल है, जब आप जाएंगी आप देखेंगी। तो वाकई मैं जब वहां गई तो मुझे घरेलू एकदम सब लगे। और सबसे बड़ी बात है कि मैं बहुत सालों से मीडिया में काम कर रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा सेट है जहाँ सिर्फ काम काम काम, मतलब फोकस काम पर होता है। ओके ओके मैम, क्योंकि आपने जब शो को ज्वाइन किया था तो एक भाभी जी जो थी सौम्या थी, और बीच में कहीं वो चले आपको फिर नए अभी आए हैं और आपने जैसे बताया वो काफी अच्छा कर रहे हैं और शो में कैरेक्टर में भी ढल रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं हमें अपनी अपने ओपिनियन में ये बता सकते हैं कि इन दोनों के साथ काम करने में आपके हिसाब से केमिस्ट्री किसके साथ ज्यादा अच्छी बैठ रही है। मतलब ऑफ कोर्स इधर अभी काम चल रहा है बट उधर। देखिए मेरी जो केमिस्ट्री अगर आप बोलेंगे तो मैं तो मतलब तब नई नई आई थी, तो तब सौम्या के साथ जो था
मैं खुद अपनी केमिस्ट्री को तलाश रही थी उन्हीं दिनों, बन गई थी। सौम्या भी बहुत अच्छी नेचर की है और उसने भी मेरे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी, मतलब मैं बता नहीं सकती। और हाँ ऑफ कोर्स थोड़ा उसके जाने से बुरा तो लगा कि वो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरा आर्टिस्ट आता है तो हम जो पुराने आर्टिस्ट होते हैं हमारा एक फर्ज बनता है कि हम उनको ऐसा कभी फील ना होने दें कि वो नए आए हैं इस कैरेक्टर में क्या है। तो हम सबका, और वो सब ने सेट पे सब लोगों ने, मतलब ऑफ कोर्स 5 एक साल से वो लोग सब साथ काम कर रहे थे, मेरे से ज्यादा तो उनको ये फीलिंग कैसी हुई होगी वो बता सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा कहीं एक कैरेक्टर साथ काम करता है जाता है थोड़े समय के लिए तो ऐसा फील होता है, लेकिन आने वाला कैरेक्टर अगर उसमें इतना ढल जाए और आपके साथ उसकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाए पर्सनल लाइफ में भी और काम के टाइम में, तो फिर इतना पता नहीं चलता। मैम ऑन कैमरा तो आपने बताया कि ऐसे लोगों के साथ आप केमिस्ट्री बिठा रहे हैं और काम अच्छा चल रहा है, ऑफ सेट आप लोग कैसा माहौल रहता है? बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब शो में लड़के ज्यादा हैं, मोस्टली डेली शोज में फीमेल बहुत होती हैं, तो इसमें सब लड़के ज्यादा हैं, लेकिन सबका इतना है। और मैं तो मतलब सच बताऊं कि हर शो की तरह यहाँ भी मुझे सब बहुत प्यार करते हैं, एज अ सीनियर कह लीजिए या मतलब जो भी कह लीजिए, बहुत प्यार करते हैं सब, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। आसिफ और रोहिताश और अंगूरी और सब लोग टीएमटी, और हमारा इतना अच्छा ग्रुप बन गया है कि मेरे को नहीं लगता कि मैं उम्र में उनसे बड़ी हूँ तो मैं उस तरह बैठ के उनके साथ गप्पे ना लड़ाऊं या मजाक ना करूं। अभी हम सूरत गए थे तो मैं 2 दिन पहले आ रही थी वापस, और वो सब 2 दिन बाद आने वाले थे। मतलब सब ने मुझे इतना कहा प्रतिमा जी प्लीज मत जाइए, आप रह गए 2 ही दिन की तो बात है, या मस्ती करें। इन प्रोडक्शन भी मुझे कहने लगा मैम ऐसी कोई बात नहीं है, आप अगर सब लोग जिद करें आप रुकना चाहें तो रुक सकती है। मैं कहा नहीं मुझे मालूम है कि मैं रुक सकती हूँ, लेकिन बस हाँ पैकअप हो गया, मेरा काम नहीं है तो घर भी जाना है मतलब। लेकिन सब मतलब मेरे को जाने आने नहीं दे रहे थे कि प्रतिमा जी आप रुकिए, तो ये रिलेशन 1.5 साल में बन जाना, तो मैं क्रेडिट पूरी टीम को दूंगी क्योंकि मैं तो नई आई हूँ। तो उस टीम ने मुझे इतनी अच्छी तरह अपनाया है कि मैं जितनी तारीफ करूँ कम। मैम शुभांगी जी के बारे में आप कुछ बताइए। ऑफ कोर्स आपने बताया कि उनके साथ इतने सीन्स नहीं हुए, बट ऑफ सेट कैसे हैं वो आपके लिए, आपके आपके नजरिए में? शुभांगी बहुत अच्छी है। शुभांगी के साथ मैंने पहले एक इवेंट किया था, पहली बार मैं वहां मिली थी, और शुभांगी के मैं कई शोज देख चुकी हूँ, बालाजी के या वैसे भी। एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं और वो भी काम पर ज्यादा फोकस करती हैं अपने कैरेक्टर पर, और बहुत अच्छी है वो भी, मेरे को बहुत रिस्पेक्ट देती है। और मैंने आपको बोला है किसी एक किरदार के लिए तो मैं नहीं बोल सकती, जब सब लोग सेट पे आते हैं सब बड़े अच्छी तरह होते हैं, लंच टाइम में सब में बहुत ही अच्छा सा माहौल है। वो किसी पर्टिकुलर एक एक्टर का नाम लेकर मैं नहीं बोलूंगी, सब लोग अच्छे, शुभांगी भी बहुत अच्छी है। और सबसे वही मैंने बोला आपको कि काम को मेन फोकस सबका रहता है, ये भी बहुत अच्छी नेचर की है। और एक्ट्रेस तो ऑफकोर्स हैं, उन्होंने भी भाभी जी को टेक ओवर किया पहले, दूसरी जो शिंदे करती थी वो आई तो वो इतना इस कैरेक्टर में रम गई कि लगा ही नहीं कि कोई चेंज हुआ है, इतना लोगों ने एक्सेप्ट करा उनको, और ऐसा लगता ही नहीं कि वो चेंज हुई है, या इतनी खूबसूरती से उन्होंने उस कैरेक्टर को अपने अंदर उतार दिया। ओके मैम, कोविड के दौरान अभी पिछले साल मार्च में से लेके अब और आगे जितना भी टाइम अभी ये चलने वाला है पेंडेमिक, इसके दौरान काम करने के नजरिए से आपका मतलब कैसा वो रहा है? मतलब आप कैसा डिस्क्राइब करेंगे पूरा एक्सपीरियंस काम करने का इस दौरान? क्योंकि जब पहली बार लॉकडाउन पिछले साल खत्म हुआ और हम फर्स्ट टाइम सेट पे जा रहे थे तो एक डर तो था, लेकिन डर उस सेट पर जितनी तरह का प्रिकॉशन रखा गया था प्रोड्यूसर ने, कमाल का था। तो उसमें वो डर, एक तो पूरी यूनिट सेट पे ही रहती थी, हम सिर्फ एक्टर ही आते जाते थे, तो अगर हम एक्टर बाहर से आते थे तो हम एक्ट्रेस का भी एक अपना एक फर्ज रहता था कि हम भी अपने को पूरा तरह बचा के रखें, क्योंकि पूरी एक टीम आपके सेट पर सिक्योर बैठी है, सिर्फ हम ही बाहर से आ जा रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम प्रोटोकॉल इतना फॉलो करें, चीजों का इतना ध्यान रखें कि हम इन्फेक्शन वहां सेट पर ना पहुंचा दे, तो सब लोग इस बात का ध्यान रखेंगे।
और मतलब सैनिटाइज होना सेट, और एक्टर जब रूम से चले जाएंगे सेट पे फिर सैनिटाइज होता था, मतलब सारा दिन इन चीजों का ध्यान रखना। तो शुरू में जो डर था वो जब वहां गए तो ऐसा लगा ही नहीं, ऐसा लगा कि नहीं सब इतना ख्याल से हमें रख रहे हैं तो इसमें कोई रिस्क की बात ही नहीं है। तो हम सब भी अपना ख्याल रखते थे, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी पूरी यूनिट का सेट पे हमारा फर्ज बनता है उनके बारे में सोचना, क्योंकि हम लोग बाहर से आ जा रहे हैं। तो सब अच्छा रहा। अभी हम जैसे सूरत गए, सूरत में भी सब लोगों ने पूरे प्रोटोकॉल, क्या कहते हैं, मास्क को देखिए जब हम सीन कर रहे हैं तब तो हमें उतारना ही पड़ेगा, लेकिन और लोग जो कैमरा के पीछे हैं उनका मतलब पूरे वक्त शूट पे रहना और पूरे वक्त मास्क लगाना। आप सोचिए हर समय तो आदमी मास्क लगा के नहीं रहता, लेकिन सबका लगाना, सबको एक अपनी ड्यूटी फील होना कि नहीं हमारा वो फर्ज बनता है। अभी हम जिस होटल में थे उस होटल में कमाल था कि जितने भी लोग बाहर से आते थे वो भी अपनी रिपोर्ट के साथ ही आते थे, रिपोर्ट के साथ ही आते थे, ऐसे कोई एंट्री नहीं थी। तो इतनी सिक्योरिटी और इतनी उसमें सबने काम किया है। ऐसा नहीं कि बाहर जाकर कोई हम उन चीजों का ख्याल नहीं रखा जाता, यहाँ से ज्यादा वहां पर ख्याल मैम जैसे गवर्नमेंट ऑर्डर आता है कोविड के टाइम और बोल दिया जाता है कि एक्टर्स हैं जो कुछ एज के ज्यादा आ रहे हैं उनको कुछ टाइम के लिए नहीं अलाउ कर रहे हैं शूटिंग के, उस टाइप के ऑर्डर के बारे में आपकी आपकी क्या ओपिनियन है, क्या जस्टिफाइड है? देखिए अब जस्टिफाई तो वो लोग आप किस तरह सोचते हैं मैं नहीं जानती, लेकिन अगर एक खास एज के बाद तो आदमी और जिम्मेदार हो जाता है ना, वो अपना ध्यान खुद भी रखेगा। और ये एक ऐसी चीज है कि सब रखते हैं। कईयों ने खुद भी बोला कि नहीं हम नहीं करना चाह रहे, कई एक्टर्स ने तो खुद मना कर दिया कि नहीं हम अपने एज फैक्टर की वजह से नहीं चाहते करना, लेकिन कई करना चाहते थे और उनको ये बुरा लगा था कि ऐसा क्यों कहा गया। बाद में ये रूल चेंज भी हुआ, तो क्या उसके बाद उन एक्टर्स ने अपना ख्याल नहीं रखा? मुझे लगता है शायद उस एज ग्रुप के लोगों को कम हुआ होगा, यंगस्टर को ज्यादा हुआ, क्योंकि वो फिर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस एज ग्रुप के लोगों की, कि वो वैसे तो अपना ख्याल रखते ही है उस एज में, इतना अपने चीजों का डबल रखना उनको पड़ा कि मतलब हमको अपने को रखना है। तो मेरा मानना है कि इंडस्ट्री की बात कर रही है कि सबने अपना ख्याल रखा है। और कलाकार है, देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमारा भी तो ये काम है ना, तो हर कोई, हर किसी की रोजी रोटी है। हम भी पर डे के काम करने वाले एक्टर भी। मैं तो ये कहती हूँ कि हम पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, हम सब बैठे हुए हैं घर में, तो हम पर तो किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा, देना चाहिए ना, हम कहाँ से सरवाइव करेंगे? हर एक्टर तो देखा जाए तो बड़े बड़े स्टार पैसे वाले करोड़पति हो सकते हैं, हर एक्टर तो नहीं है ना। वैसा पर डे अगर काम करते हैं तो हम भी वो एक तरह से देखा जाए तो मैं तो मेरा ये मानना है कि हम भी पर डे काम करने वाले, हमारे लिए काम इम्पोर्टेंट है। माना अपना कोविड में चीजों की हुआ है, लेकिन काम के बिना भी तो आदमी के लिए कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने पिछले साल भी देखा, इस साल भी देखा, लोग बहुत ज्यादा परेशान है काम ना होने की वजह से। ऊपर से ये बीमारी अगर किसी को हो जाती है तो उसका खर्चा कितना है? तो सभी इस तरह से परेशान। तो मैं तो कहना चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट को एक्टर्स के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना, कि वो क्या करेंगे, वो कैसे रहेंगे मैम बिना कई काम सारे के? कोई लोग, तो सॉरी आप बोल रहे थे। नहीं, ना बोली, नहीं नहीं आप, मैं ये बेसिकली आपसे आप ये भी बोली जानना, थे। हाँ मैं ये जानना चाह रहा था मैम कि कई सारे लोग इंडस्ट्री में ही हैं इस ओपिनियन, जैसे आपने इस बारे में थोड़ा बोला भी है कि एक्टर्स को भी अपना घर चलाना है और खुदा ना खास्ता कोई मेडिकल प्रॉब्लम और आ जाए। मैं ये जानना चाहता हूँ कई सारी इंडस्ट्री में ऐसे भी है जो इस ओपिनियन के हैं कि वो कह रहे हैं कि अभी थोड़ा रुक जाते हैं, काम को थोड़ा सा पुश ऑफ कर देते हैं ताकि कोविड का केस जब तक कि थोड़ा नॉर्मल मतलब कम हो जाए फिर स्टार्ट करते हैं। आप इस डिबेट पे कहाँ पे स्टैंड करते देखिए बेटा, मैं तो ये कहूंगी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत एक इम्पोर्टेंट है ना। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो उनकी अपनी सोच है। मेरा ये है कि काम को कैसे आप करेंगे ये डिसाइड तो गवर्नमेंट और प्रोड्यूसर्स को ये मिलकर करनी चाहिए। और मैं तो उन लोगों की तरफ से ज्यादा बोलना चाह रही हूँ
और उन लोगों की तरफ से नहीं, मैं भी कहीं ना कहीं उस जगह स्टैंड करती हूँ कि काम की जरूरत है। अभी बहुत 1.5 साल हो गया हम लोग इस चीज से जूझ रहे हैं। कितना जमा होगा किसी एक्टर के पास, आप मुझे एक बात बताइए, कितना होगा? सॉरी मेरे को मैम। नहीं लगता किसी के पास इतना। और छोटे छोटे कितनी जमा पूंजी होगी एक एक्टर के पास, ये मैं जानना चाहूंगी, और ये मैं पूछना भी चाहती हूँ हर एक्टर से, कितनी हो सकती है? आज बड़े बड़े एक्टर जो अच्छा काम करते हैं, वो लोग एफबी पे डाल रहे हैं कि हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, हम इतने टाइम बीमार रहे हैं, हमारी जो जितनी भी जमा पूंजी थी वो लग गई है। अब इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? जो वो सच्चे हैं जो बोल रहे हैं, जो नहीं बोलते भैया वो सिक्योर होंगे फाइनेंशियली अपनी जगह, इसलिए नहीं बोल रहे, या नहीं है तो वो अपनी एक रुतबे का ख्याल रखते हुए नहीं बोल रहे होंगे कि भाई कैसे बोले, हमारे ऊपर वो हो जाएगी। मेरे को तो बोलने में कुछ नहीं है कि भाई हम तो रोज के कुआं खोद के पैसा कमाने वाले एक्टर हैं। 1.5 साल हर एक्टर के पास इतनी जमा पूंजी नहीं होती। कितने लोग हैं जो जिन्हें किराया देना है, बच्चे चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं लेकिन फीसें तो जा रही हैं लोगों की। बहुत परेशानी में एक्टर कौम है। मैं तो कहती हूँ कि इसके ऊपर गौर करना चाहिए। फर्स्ट फर्स्ट टाइम तो फिर भी लोगों ने इंटरेस्ट लिया कि किसी तरह जल्दी शूटिंग शुरू हो, कुछ हो, तो उसका ये हुआ कि यूनिट सेट पे खैरी। इस बार कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। मैं तो इस बारे में बिल्कुल आवाज उठाना चाहती हूँ कि भाई प्लीज एक्ट्रेस के बारे में सोचिए आप। क्या करेंगे अगर काम नहीं होगा तो? अब कितने कितने शोज बाहर जाकर काम कर रहे हैं, हम्म। अब उसमें भी देखिए ना कितना उनको डबल खर्चा पड़ रहा है या जो भी है। और लोग एक एक 1.5 महीने से अपने घर से अलग हैं। कम से कम यहाँ बॉम्बे में शूट होता है, शाम को अपने घर तो आते हैं लोग पलट के। घर में कितनी परेशानी है, क्या है, पत्नी वहां काम कर रही है, हस्बैंड है वहां है, घर में बच्चे बेचारे अपने आप डील कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं एक्टर्स, ऐसी बात नहीं है। नहीं कोई बोल रहा, उनकी मर्जी, मैं तो बोलना चाहती हूँ उस पर। मैम आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो पेंडेमिक का टाइम रहा है, काफी कुछ आपने बताने की कोशिश करी, बट ये पर्सनली और प्रोफेशनली आपके लिए कैसा रहा है? ये पूरा 1 साल से जो अब ज्यादा हो चुका है। देखिए जब शुरू शुरू में ये इसकी शुरुआत हुई थी तो चलिए मानते थे कि हम लोग इतना रेगुलर शूट करते हैं अपने घर में, हमें कम टाइम मिलता है। शुरू का पेस सबने थोड़ा सा एंजॉय किया, घर में रहना और सारा दिन कभी कुछ पकाते रहना, ये रहना, और थोड़ा एक्साइटमेंट भी होता था कि आज मोदी जी ने कहा लाइट जलाओ, आज मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, तो उस चीजों को हम एंजॉय कर रहे थे, चलिए घर में रहते ऐसी बात। लेकिन आस्ते आस्ते तो आप समझ सकते हैं कि घर में बंद रहना कितना मुश्किल है। तो फिर उसमें जैसे जैसे दिन बढ़ते गए आपस में घर में ही इरिटेशन शुरू होने लगी। आप फील करने लगे आप इरिटेट हो रहे हैं किसी बात से, घर में ही चिढ़ जाते हैं। और अकेले हम ही नहीं, हमारे और फैमिली के लोग हैं। कई बार फिर बाद में रियलाइज करते हैं अरे यार ये हम क्या कर रहे हैं, ये तो वक्त है, हमें ऐसे झेलना पड़ेगा। और थोड़े थोड़े टाइम शुरू में हुआ तो चलिए ठीक है, लेकिन आप काम का रेशो देखिए, जब 20 दिन शूटिंग करते थे वहां 5-7 दिन पे शूट आ गया, तो आपको असर नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। पैसे के बिना तो ये मैं तो समझती हूँ, कहने में कोई शर्म नहीं है, ये लाइफ नहीं है, पैसे के बिना कैसे करेंगे आप? और एक ही आदमी परेशान नहीं है, कितने लोग हमारे घर में जो सर्वेंट्स आते हैं वो अपनी जगह, सोसाइटी कभी सर्वेंट्स का आना बंद कर देती है, उनकी दास्तां सुने आप तो वो एक अलग है, उनका सोच के लगता है कि क्या है। तो परेशानी, बीमारी की परेशानी का मेंटल वो अलग है, और इसका एक अलग से जोर है। जो दो चीजें आपको मेंटली और इस तरह की चीजों के लोगों मतलब लोग देखा जाए तो कई तो डिप्रेशन में आ गए। आप देखें कितनी कितनी तो लोगों ने सुसाइड कर लिए इस चक्कर में। उनका क्या होगा? अभी लोग बोलते हैं कि अरे भाई परेशानी में थे तो बताते तो सही, कुछ तो करते। मैं ऐसे कई लोगों को जानती जो बता रहे हैं लोगों को, यार मेरे पास पैसा नहीं, मुझे काम चाहिए। आपसे पैसा नहीं मांग रहे वो, आपसे पैसा नहीं मांग रहे, वो कह रहे काम दीजिए। तब भी अगर आप नहीं उनकी कोई हेल्प कर रहे हैं तो फिर सोचिए कैसे होगा। ओके मैम, कई कम से सारे कम लोगों, जो लोग उस जगह सॉरी, कम से कम जो लोग उस जगह पर है जहाँ वो किसी की हेल्प कर सकते हैं, पैसे से मैं नहीं कह रही हूँ, काम दे सकते हैं,
ऐसी ऐसी जगह बैठे, कम से कम वो तो करें ना, एक्ट्रेस के लिए कुछ तो सोचें। जी जी जी। मैम कहीं ना कहीं लोगों को ये ओपिनियन बन जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में या टेलीविजन या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है तो फाइनेंशियली एक सिक्योरिटी होगी इनके पास। कई सारे ओपिनियन इस वजह से भी निकलते हैं। क्या आपको लगता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी इस प्रोफेशन में, एक्टिंग प्रोफेशन में, पर्दे के सामने, ये एक मिथ है जो कोरोना ने एक्सपोज किया है? कोरोना ने एक्सपोज नहीं किया बेटा, सच्चाई ये है, ये सच्चाई है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मतलब मैं धड़ल्ले से बोलती हूँ तो किसी के पास इतनी नहीं होती है, एक्टर्स के पास। जैसे जैसे देखिए, बहुत एक नॉर्मल सी हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं तो हमको लगता है हम ये भी कर ले, हम वो भी कर ले, चलो अब गाड़ी भी ले ले, अभी ऐसा भी कर ले, अपने अपने लाइफस्टाइल के स्तर को थोड़ा बढ़ाते हैं कि चलो हमारे को शो मिला हुआ है, 1-2 साल तो चलेगा, हम कर ले। उसके साथ साथ हम अपने वैसे वाले खर्चे भी बढ़ा लेते। अब मान लीजिए वो शो नहीं चला, 4 महीने 6 महीने बाद बंद हो जाता है, तो आपने तो लाइबिलिटी ले ली, अभी उसका क्या होगा? Correct. मैं डंके की चोट पर ये बोल सकती हूँ कि भाई बहुत बड़े लेवल के जो एक्टर्स हैं उनके पास वो सिक्योरिटी जरूर हो सकती है, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। और इस पीरियड ने ये सिखाया है कि हमें ये चीज को सोच कर करना चाहिए। तो अपनी चादर से पैर में बाहर नहीं फैलाएं, अपनी सिक्योरिटी को रखें कि कभी भी लाइफ में कुछ भी हो सकता है। और इस वक्त बहुत ज्यादा लोग, एक्टर कॉम बहुत क्राइसिस से गुजर रही है, बहुत ज्यादा, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। Okay. बोले तो कहाँ बोले, क्या प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमें? मैं तो कई बार मतलब लिटरली मदद से कहती थी कि चलो कहीं बैठकर धरना देते हैं, कुछ करते हैं, बोले तो सही, हमारा क्या होगा? एक मतलब छोटी सी बात ले रही है, रेडी वाले को भी गवर्नमेंट कह देती है 1000 रुपया 1500 रुपया हम इसको देंगे, एक्टर का कहीं काम नाम सुनाई नहीं देता। अब आज मान लीजिए एक्टर जो काम कर रहे हैं वो बंद हो जाए, कैसे एंटरटेन होगा लोग, एंटरटेनमेंट कैसे होगा लोगों का? इस समय एंटरटेन किसने किया है घर में बैठे लोगों को? एक्ट्रेस Sure. नहीं किया है ना। जी जी। कम से कम एक्ट्रेस के बारे में तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। काफी सीरियस बातें हो गई मैम। एक पार्टिंग नोट पे आप। मुझे तो अच्छा लग रहा है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये बात बोल सकती। नहीं, ऑफ कोर्स मैम, ये इशू था, इसलिए भी हम आपको मुझे पता था आप इंडस्ट्री में इतना काम कर चुके हैं तो आप खुल के अपनी बात रखेंगे। ये एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से चैनल ने आपको देखिए आपको भी। बात है, मैं दिनेश जी मैं ये आपको बोलना चाहती हूँ, बात रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है ना? अगर हम अपनी झूठी शान में चीज को रखेंगे नहीं और थोड़े दिन बाद पता चलेगा फलाने ने सुसाइड कर लिया, उसने कर लिया, हम कहते हैं अरे उसने सुसाइड कैसे कर लिया, वो तो इतना अच्छा काम करने वाला था, उसके पास तो हर आदमी, जैसे अभी आपने बोला, लोग ये समझते हैं कि एक्टर्स के पास बहुत पैसा होता हम्म, है, हम्म, सबको ये लगता है एक्टर्स के पास बहुत पैसा होता है, एक्टर बहुत पैसे वाले होते हैं, लेकिन अंदर नहीं पता किसी को कि एक्टर किस स्थिति से गुजर रहा है। तो जब हम बोलेंगे नहीं, एक झूठी शान में जिएंगे, उसका क्या फायदा? फिर एक दिन पता चलेगा कि फलाने ने सुसाइड कर लिया, एक दिन पता चलेगा कि एफबी पे लिखा आ रहा है कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, उसकी हेल्प करो, और दूसरे हैरान हो जाते हैं कि भाई वो कैसे गुजर सकता है। तो बोलना तो इम्पोर्टेंट है, जब तक मैं अपनी समस्या को सामने नहीं रखूंगी तो हल कैसे? ओके ओके मैम, पार्टिंग नोट पे भाभी जी के फैंस के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? भाभी जी के फैंस के लिए तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि देखिए, इस शो को आप 6 साल मतलब लेकर आए आगे, और आगे भी ऐसे देखते रहे। और मैं भी इस शो में अभी एंट्री मैंने ली है, तो मैं तो ये चाहूंगी कि एक ऐसा शो है कि रोज एक नई चीज हम लोग आपके लिए पेश करते हैं, तो ऐसे ही आप ये क्या मतलब लेकर चलिए इसे। ऐसे बड़े शो है जो आज तक 10-10 12-15 साल, तो मेरे को तो ये शो मतलब ऐसा लगता है कि एक एंटरटेनिंग शो जो भाभी जी है, और भी हैं, लेकिन जो भाभी जी ने सिक्का जमाया है वो किसी और शो ने नहीं जमाया। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा कि जो ये शो नहीं देखता होगा। मतलब आप देखिए ना, कितना अच्छा लगता है कि आप आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, आप सब जाते हैं, तो लोग जब आपको मिलते हैं उस शो से, आपके फैन होते हैं, तो आपको कितना अच्छा लगता है। तो बस इतना ही कहूंगी अपने दर्शकों से कि
प्लीज हमारा शो देखते रहिए, और 6 नहीं, मैं तो कहती हूँ पता नहीं कितने साल आप इसे देखते रहें और आप इसी तरह काम करते रहें। एक एक्टर यही चाहता है अपने किरदार के लिए, अपने शो के लिए। आपके बिना हम अधूरे हैं। बस आप अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें, यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, और प्यार का एक इजहार है कि आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। आप हैं तो हम कलाकार हैं।